नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह है। तो देखिए, मैं एक धात्विक चालक या एक धातु एल्यूमिनियम का उदाहरण लेता हूं। एल्यूमिनियम है वो कितने नंबर पर आता है भाई? 13 नंबर पर। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1। मैं बात करूंगा, इसमें 3 कक्षक है और पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 और तीसरे कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बात करता हूं, देखो नाभिक, नाभिक में 13 तो प्रोटॉन होते हैं और 13 ही आपके पास में क्या है भाई? न्यूट्रॉन है। अब हम बात करते हैं कि इसके पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे कक्षक में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बात कर लेते हैं अपन 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि तीसरा कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ क्या कार्य करेगा भाई? यहाँ आपके पास में दिए गए हैं कि एक तो जो पहला कक्षक है वो तो नाभिक के बिल्कुल नजदीक है, दूसरा कक्षक है वो नाभिक से थोड़ा दूर है, तीसरा कक्षक है तो वो नाभिक के क्या है भाई? बहुत ज्यादा दूर है। तो हम क्या बात कर सकते हैं, यहां से क्या बात कर सकते हैं भाई? धातुओं में या धात्विक परमाणुओं में, धातु के परमाणुओं में संयोजी कक्षक यानी कि जो बाहर वाला कक्षक होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि धात्विक परमाणुओं में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो एक तो कौन से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई? संबद्ध इलेक्ट्रॉन। और एक और कौन से हो जाएंगे भाई आपके पास में? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे संबद्ध इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं और दूसरी बात करेंगे अपन मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से होते हैं और किस तरीके से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु के में जो विद्युत धारा है उसका चालन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, नाभिक में जो 13 प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपने नाभिक के आकर्षण बल द्वारा खींचते हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि नाभिक के द्वारा कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण बल लगाया जाता है या बल लगता है। अब देखिए, नाभिकीय आकर्षण बल लगेगा तो जो नजदीक के जो कक्षक होंगे उन पर नाभिकीय बल है वो प्रबल होगा। तो हम यहां भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नाभिक के नजदीक के कक्षकों पर नाभिकीय बल, नाभिकीय आकर्षण बल अधिक लगता है। अर्थात ये नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल अधिक लगता है वे इलेक्ट्रॉन संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब देखिए, दूरी बढ़ने के साथ साथ में यह हम बात करेंगे बाह्यतम कक्षक में। कौन से कक्षक में? बाह्यतम कक्षक, या इसका दूसरा नाम मैं बात करूं संयोजी कोष। संयोजी कोष में व्याप्त इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल कम, या बात करूं तो दुर्बल होता है। अतः
कक्षक संयोजी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आपके पास में यह अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि संबद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब हम एक बात लिख सकते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का चालन होता है, द्वारा ही धारा का क्या होता है भाई, चालन होता है। अब देखिए मैं यदि बात करूं कि ये कोई धात्विक चालक है, एल लंबाई का कोई धात्विक चालक है अपने पास में, तो मैं यहां से लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं कि यदि एल लंबाई का कोई धात्विक चालक है तो इस धात्विक चालक में आप जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी कौन सी गति होगी भाई, यादृच्छिक गति होगी। ये क्या करते रहेंगे भाई, एक अपनी इच्छा के अनुसार गति करते रहेंगे। मैं मान लूं यदि ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन चलता हुआ प्रारंभ हुआ और इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर हुई, और इस टक्कर के मध्य ये यादृच्छिक गति करता गया अपने पथ पर, और गति करता हुआ कहां तक पहुंच गया भाई, बी तक पहुंच गया। ये किस में बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातुओं के अंदर ही यादृच्छिक गति करते हैं, तो हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक चालकों में यादृच्छिक, बोले तो जिगजैग गति करते हैं और आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अब देखिए यदि मैं क्या कर देता हूं भाई, इस पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देता हूं, तो देखिए यदि विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने का मतलब किसी धात्विक चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, विद्युत विभव आरोपित कर देते हैं, तो विद्युत जो क्षेत्र है उसकी दिशा प्लस से विद्युत धारा निकलती हुई और माइनस में प्रवेश करती हुई विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर हो जाएगी भाई, ई वेक्टर हो जाएगी। अब देखिए जैसे इसको विद्युत क्षेत्र जोड़ देते हैं तो इसका मतलब मैं अब लिख सकता हूं भाई विद्युत क्षेत्र की किस में भाई, अनुपस्थिति में। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में देखो ये जो गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गति तो होगी सेम उसी टाइप से, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनों की गति है ये होता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी समय में एक अधिकतम दूरी तय करता है। ये मान लेता हूं मैं बी डेश, ए डेश से प्रारंभ हुआ और बी डेश तक, यानी कि थोड़ा और अधिक दूरी पर जाता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर ही गति करते हैं, धात्विक चालकों पर विद्युत क्षेत्र, या मैं बात करूं धात्विक चालकों को बैटरी से जोड़ने पर, जो मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। किधर गति करेंगे भाई, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जिगजैग गति होगी, लेकिन अब इसको जिगजैग गति नहीं बोल सकते। जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर गति करेंगे भाई, प्लस की ओर गति करेंगे। विद्युत क्षेत्र के किस ओर गति करेंगे भाई, विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो लिख सकते हैं धात्विक चालकों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर
मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करते हैं। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, ये बात तो आपके समझ में आई, लेकिन क्या कोई वस्तु पर बिना बल लगाए वो गति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो देखिए, ये बल कौन लगा रहा है? तो विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है। किस पर बल लगा रहा है भाई? इलेक्ट्रॉनों पर। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा वो बल क्या लगने वाला है? तो आपने पढ़ रखा है विद्युत बल के बारे में, F बराबर F बराबर QE। F बराबर आपने पढ़ रखा है QE, ये विद्युत बल था। यहाँ Q आवेश है, वो क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से आपके पास में F बराबर क्या हो जाएगा भाई? -E, और क्या हो जाएगा? E। जहां E तो विद्युत क्षेत्र है और E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया भाई? माइनस का निशान। या मैं जाहिर सी बात बोलूं तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में था, इसलिए ये माइनस का निशान आया। तो लिखेंगे इस स्थिति में धात्विक चालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में या मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करता है। अब वो विद्युत बल क्या है? F बराबर में लिख सकता हूं भाई क्या? -E इलेक्ट्रॉन और E यानी विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है। तो विद्युत बल क्या कर सकते हैं? धात्विक मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल लगता है। यह आ गया विद्युत बल। अब विद्युत बल लगेगा तो जाहिर सी बात है परिणाम स्वरूप जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या गति करेंगे भाई? एक त्वरित गति करेंगे। तो विद्युत बल लगता है तो हम लिख सकते हैं परिणाम स्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं। और मैंने बताया आपको त्वरित गति करते हैं तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी होगा। तो लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो मैं यदि त्वरण की बात करूं तो A बराबर में लिख सकता हूं F/m। ये हो गया आपके पास में क्या भाई? एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण। या मैं F का मान यहां से रखूं तो मेरे पास में आ सकता है भाई A बराबर -E और अपॉन में क्या लिख सकता हूं? मैं आपके पास में क्या लिख सकता हूं भाई? m। ये हो गया इसका त्वरण। अब मैं यदि एक बात और बताऊं आपको कि यदि मान लो अब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर अभी भी होगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जिगजैग गति करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर गति तो होगी, टक्कर भी होगी। लेकिन टक्कर होगी तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा जो दूरी है वो ज्यादा तय करेगा। ये ए बी जो रास्ता है ये तो मैंने विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बनाया है, और ए डैश बी डैश जो रास्ता बनाया वो मैंने क्या बनाया? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बनाया है। तो उपस्थिति में जैसे ही विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होगी तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर गति करेगा, अर्थात इसकी जो गति है वो बढ़ गई। समझ में आई बात? तो इस गति को बोलते हैं क्या भाई? अपव्यय गति। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति ड्रिफ्ट मोशन अपव्यय गति कहलाती है। और दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन, या दूसरा नाम इसका अपव्यय वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं।
अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया तो ये जो जिगजैग जो गति हुई, जो गति होती है ये गति हुई, तो ये गति क्या है भाई, अपवाह गति हो गई। और दो टकरों के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होगा तो जाहिर सी बात ये है कि परिवर्तन के कारण हम औसत वेग निकालेंगे उसका, और उस औसत वेग को क्या बोलेंगे अपन, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसे vd से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि मैं बात बताऊं, यदि मैंने एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि F बराबर तो आपके पास में जो बल था वो था E और E वेक्टर, और A बराबर आपके पास में था माइनस E और अपॉन में था M। ये मैं मान लेता हूं विद्युत बल है। समीकरण नंबर मैंने दे दिया यहां, क्या दे दिया भाई, 1, और ये क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, एक इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए यदि मैं गति के प्रथम नियम की बात करूं तो आपको याद आ रहा होगा v बराबर u प्लस एटी, तो गति के प्रथम समीकरण से, तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस एटी, और मैं आपको बता दूं प्रारंभिक वेग था वो 0 था। अब यहाँ जो अंतिम वेग है वो क्या है भाई, vd है, अनुगमन वेग है या अपवाह वेग है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं vd बराबर 0 प्लस a, तो a की जगह मैं लिख सकता हूं आपके पास में माइनस e और अपॉन में क्या लिख सकता हूं m। और देखिए अब t की यदि बात करें तो t के लिए आएगा भाई श्रांति काल। श्रांति काल किसे कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं श्रांति काल, पहले समझिए श्रांति काल क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको अपवाह वेग या अपवाह गति, तो जैसे ही क्या होता है अपवाह गति इलेक्ट्रॉन करते हैं तो जाहिर सी बात है जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो अनुगमन वेग या इसके जो औसत वेग है इसमें परिवर्तन होता है, और उस वेग को अनुगमन वेग बोला गया। तो श्रांति काल किसे बोलेंगे, तो दो टकरों के मध्य लगे समय को, अब दो टक्कर भी कौन सी, तो दो क्रमागत टकरों के मध्य, दो क्रमागत टकरों के मध्य लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। अब देखो श्रांति काल हमने कह दिया, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे भाई, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से प्रदर्शित किया जाता है। यह बात भी आपके समझ में आ गई। अब देखिए तो मैंने यहां लिख दिया भाई, क्या लिख दिया भाई, vt बराबर 0 प्लस, तो आपके पास में माइनस e और m इंटू टो, तो मैं लिख सकता हूं vd बराबर माइनस e टो और अपॉन में लिख सकता हूं m। यह आ गया आपके पास में अनुगमन वेग। अब यदि मैं बात करूं किसकी भाई, E की आवेश विद्युत क्षेत्र की, और किसकी बात करूं टो श्रांति काल की और m की, तो मैं लिख सकता हूं E और m, और लिख सकता हूं टो वह लिख सकता हूं m, सभी नियत राशियां हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं vd बराबर इन सब का जितना भी आपके पास में जो गुणा भाग होगा इसको मैं मान सकता हूं एक नियतांक है। तो अब आपके पास में हो गया कितना भाई, इस नियतांक को मैंने मान लिया म्यू, और अब आपके पास में बच गया एक e, तो मैं लिख सकता हूं नियतांक हो गया, अगर नियतांक को हटाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, e वेक्टर आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं कि अनुगमन वेग में e टो m नियतांक है, अनुगमन वेग में e टो m नियतांक है। इस नियतांक को गतिशीलता कहते हैं। इस नियतांक को क्या बोलते हैं भाई, गतिशीलता नियतांक या गतिशीलता। ये एक पदार्थ का गुण है जो इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है भाई, गतिशीलता, यानी कि गति कितनी तेज गति से होगी इसके बारे में बताता है, और जितनी तेज गति से होगी उतना ही क्या होगा, वो ज्यादा चालक होगा भाई। तो मैं यहां से एक बात निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि अगर विद्युत क्षेत्र अधिक आरोपित किया जाएगा तो अनुगमन वेग भी क्या होगा,
अधिक होगा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं अर्थात विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। कौन सा विद्युत क्षेत्र भाई? आरोपित विद्युत क्षेत्र। तो लिख सकते हैं भाई अर्थात आरोपित विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा तो अनुगमन वेग भी क्या होगा भाई? अधिक होगा। अब देखिए अनुगमन वेग वह विभवांतर में संबंध क्या होगा? अब देखिए अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध की बात करें तो अनुगमन वेग अपन ने पढ़ रखा है vt बराबर माइनस ई अपॉन एम इंटू टो, ये पढ़ रखा है। अब विभवांतर तो मैं इधर लिख सकता हूं विद्युत क्षेत्र वह विभवांतर में संबंध से, तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध था? तो E बराबर था आपके पास में V अपॉन एल। एल है जो चालक की लंबाई है यहां, तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं VD बराबर क्या लिख सकता हूं भाई आपके पास में कितना भाई V, तो E तो अपॉन एम और इनटू में लिख सकता हूं V अपॉन एल। अब देखिए यहां फिर वही बात आ गई कि E नियत, टो भी नियत, एम भी नियत और एल भी नियत, तो मैं लिख सकता हूं VD समानुपाती V, यानी कि जो अनुगमन वेग है वो विभवांतर के क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि अनुगमन वेग आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात जितना अधिक आप विभवांतर आरोपित करेंगे उसका अनुगमन वेग भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको अनुगमन वेग, गतिशीलता और अनुगमन वेग और विद्युत विभव दोनों में अगर संबंध अच्छी तरीके से ज्ञात हो गया हो और समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और आपके कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो पक्का आप हमें बताना कमेंट करके, ताकि हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।